हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? पिछला लेक्चर क्लियर हुआ आपको? क्राउन है हाइट क्या है, क्राउन विड्थ क्या है, क्राउन लेंथ क्या है, बोल हाइट क्या है, क्राउन पॉइंट क्या है। ठीक है, वो क्लियर हो गया होगा। तो उसके आगे का भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन में ही हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखो, वो देख लिए थे हम लोग। मैं आपको बताई थी कि जब भी हम किसी भी पेड़ को काटते हैं फॉरेस्ट के, तो कुछ ऊंचाई में छोड़ देते हैं, कुछ ऊंचाई के हिस्से को छोड़ देते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है उसको हम काट लेते हैं। मतलब ये वाला हिस्सा को हम जमीन से लगा हुआ छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टंप। इसको क्या कहते हैं? स्टंप। ठीक है, और इसकी ऊंचाई को कहते हैं स्टंप हाइट। इसी को कहते हैं स्टंप हाइट। क्या कहेंगे? स्टंप हाइट, स्टंप की ऊंचाई। ठीक है, अब देखो हमको क्या देखना है कि हमको हाइट कैसे मापना है। हाइट का मापन हम कैसे करें, ऊंचाई का मापन कैसे करें किसी भी स्टैंडिंग ट्री का। ठीक है, जो गिरा हुआ पेड़ है उसको तो हम ऐसी टेप से नाप सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडिंग ट्री है उसको हम कैसे मापेंगे? तो इसको मापने के तीन तरीके हैं। कौन कौन सा? पहला है ऑक्यूलर। ऑक्यूलर मेजरमेंट क्या होता है मैं बताऊंगी। ठीक है, दूसरा है नॉन इंस्ट्रूमेंटल। मेजरमेंट, नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेजरमेंट, और तीसरा है इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, तीन है। एक है आपका ऑक्यूलर मेजरमेंट, दूसरा है नॉन इंस्ट्रूमेंटल, और तीसरा है इंस्ट्रूमेंटल। नाम से ही समझ में आ रहा होगा। देखो, ऑक्यूलर मतलब अंदाजन लगाना। अंदाजन देखते, बड़े बुजुर्ग जो रहते हैं ना, वो देखते साथ बता देते हैं कि ये जो बच्चा है वो इतने साल का है। होता है क्या? अनुभव। उनको क्या रहता है? अनुभव रहता है कि हाँ ये बच्चा 5 साल के आसपास होगा, ये बच्चा 10 साल का होगा, ये 25 साल की होगी। हो जाता है अंदाजा। क्यों? अनुभव से। ठीक है, वैसे ही जब आप फॉरेस्टर बन जाएंगे, रेंजर बन जाएंगे, एसीए बन जाएंगे, आपको इतने बार फॉरेस्ट जाना पड़ेगा कि आप देख के बता दो कि अरे ये वृक्ष जो है वो 20, इसका हाइट जो है वो 20 फीट है, इसका जो है 50 फीट है। देख के बता दोगे अंदाजा से। ठीक है, वही मेथड को कहते हैं ऑक्यूलर मेथड। क्या? ऑक्यूलर। इससे जो मेजरमेंट मिलेगा वो आपको एक्यूरेट, एकदम सही नहीं मिलेगा, लगभग आसपास। ठीक है, मतलब आप मान लो पेड़ का है 22.6 मीटर है, लेकिन आप कितना अंदाजन करोगे? 20 से 25 फीट के बीच है। ये मतलब अंदाजन निकालना। अंदाजा में हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है। तो ऑक्यूलर मेथड के लिए क्या चाहिए? हमको तजुर्बा चाहिए, अनुभव चाहिए। ठीक है, हमको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम अभी नहीं जानते हैं, हम अचानक से बोलेंगे इसका हाइट क्या है, तो हम कुछ भी बोल देंगे, हमको नहीं पता। ठीक है, तो ये कब होगा? जब हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत होगा और हमारे पास अनुभव भी होगा, तब मिलेगा हमको क्या? ऑक्यूलर। नहीं दिख रहा है इसमें ऑक्यूलर मेजरमेंट। ठीक है, सबसे फर्स्ट है आपका ऑक्यूलर मेजरमेंट। ठीक है, ऑक्यूलर मतलब जिसका हमको अंदाजन से, अंदाजन। ठीक है, कोई देखना मार्केट भी जाते हैं, सब्जी बाजार वगैरह जाते हैं, तो अंदाजे से 10 मिर्ची तो बोले से 10 रुपये मिर्ची ऐसे अंदाज बिना तौले भी दे देते हैं अंदाज से, क्योंकि वो इतने बार तौलते हैं कि उनको अंदाजा हो जाता है कि हाँ लगभग इतना ही होगा। हो सकता है 5-6 मिर्ची ज़्यादा मिला या 5-6 मिर्ची कम मिला, अंदाजन में देते हैं। वही अंदाजन, वो क्या है? ऑक्यूलर। इसके लिए हमको एक्सपीरियंस चाहिए, कोई भी नया व्यक्ति नहीं निकाल सकता। ठीक है, देन है नॉन इंस्ट्रूमेंटल। नॉन इंस्ट्रूमेंटल इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हमको बिना इंस्ट्रूमेंट के किसी भी वृक्ष का हाइट निकालना है, तो हम नॉर्मली 2 मेथड लेते हैं। कौन कौन सा? एक है शैडो मेथड, परछाई विधि।
शेडो मतलब परछाई, परछाई से। दूसरा होता है सिंगल पोल मेथड। ठीक है, क्या होता है, कैसे करते हैं, ये आपको प्रैक्टिकल अभी नहीं करना है, बस याद रखना। देखो परछाई में कोई इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ नहीं हुआ, ठीक है। सिंगल पोल, एक लकड़ी पकड़ लिया, उससे मेजर कर रहे हैं, तो क्या उससे इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं हो रहा है तो वो होगा नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड। देखो मैं थोड़ा सा जनरल बता देती हूँ क्या होता है शैडो मेथड। ठीक है, मेरे पास में सपोज एक इतनी बड़ी लकड़ी है, ठीक है, ज़मीन से लेकर के 2 फीट की लकड़ी है, 2 फीट या 3 फीट जितनी की भी लकड़ी है, ठीक है। सपोज मुझे इस पेड़ का हाइट निकालना है, इस पेड़ का हाइट निकालना है, और मेरे पास जो लकड़ी है वो इतनी है, इतनी बड़ी है। तो इस लकड़ी की जब परछाई बनेगी तो इतनी बन रही है, सपोज यहाँ तक बन रहा है, ठीक है। तो इसको ए मान लो, और इसकी परछाई जो है वो ए डैश है, ठीक है। और वैसे ही इसकी हाइट सपोज बी डैश, इसकी हाइट सपोज बी है, हमको यही कैलकुलेट करना है, लेकिन इसकी परछाई जो है वो इतनी जा रही है, इतना दूर तक जा रहा है, ठीक है। ये हो गया बी डैश। तो हमको क्या क्या मिल गया, ए मिल गया, ए डैश मिल गया, और हमको बी निकालना है और बी डैश भी मिल गया। इसकी वैल्यू डालो, इसकी वैल्यू डालो, इसकी वैल्यू डालो, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के निकाल रहे हैं तो होगा शैडो मेथड। सिंगल पोल मेथड में भी ऐसे होता है, एक लकड़ी को लेते हैं, हमारे ये वाली जो लेंथ होती है, ठीक है, हमारा हाथ स्ट्रेट रखते हैं, ये वाला जो लेंथ हम जहाँ लकड़ी पकड़ेंगे, ये यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक मेजर करते हैं, और उतनी ही ऊंचाई में लकड़ी, उतनी ही ऊंचाई की लेंथ की लकड़ी को ऊपर रखते हैं, बाकी लकड़ी का हिस्सा जो रहता है वो नीचे रहता है। मान लो लकड़ी बहुत ज़्यादा लंबा है, हर किसी का लेंथ अलग अलग होता है, ठीक है। ऐसे मेजर कर लिए, हम इतना मूव होंगे कि हमको यहाँ से पेड़ का बेस दिखे, और ऊपर वाला जो हिस्सा रहेगा लकड़ी का उससे हमको टिप दिखे। जितने दूर में हम खड़े रहेंगे, जहाँ से हमको दिखने का क्लियरली कि उसका बेस और टिप दिख रहा है, वही जो हाइट होगी, वही जो लेंथ होगा, वही उस ट्री की हाइट होगी, ठीक है। इतना आपको प्रैक्टिकल अभी नहीं करना है, जब आप एसीएफ बन जाएंगे तो आपको यही चीज़ करना है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में 2 मेथड, कौन कौन सा, एक शैडो मेथड और सिंगल पोल मेथड, ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इंस्ट्रूमेंटल मेथड थर्ड है आपका इंस्ट्रूमेंटल मेथड, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, मशीन्स यूज हो रही है, उसके बाद हम हाइट निकाल रहे हैं, तो वो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल मेथड। अब ये इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत सारी मशीन्स यूज होती हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी इसमें यूज होते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित होता है, किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। अब वो सिद्धांत, सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्री, क्या ज्यामिति, ऐसे कुछ नाम है, ठीक है, हिंदी का वर्ड मुझे नहीं पता, ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड पे है या ज्योमेट्रिकल मेथड पे है। ज्योमेट्रिकल मतलब ट्रायंगल वाला, राइट एंगल ट्रायंगल, ये ऐसा वाला, ठीक है, इस मेथड पे बेस्ड है। ज्योमेट्री के मेथड में बेस्ड है कि ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में आता है tan, cos, साइन, पढ़े होंगे ना, थीटा वाला वैल्यू, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। तो अगर इस पे फॉर्मूला बेस्ड इस पे है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। अगर ट्रायंगल का, सिंपल लॉजिक लग रहा है, ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू हाइपोथेनस का स्क्वायर, पढ़े हैं ना राइट एंगल ट्रायंगल में। सपोज ये एक ट्रायंगल है, एक त्रिकोण है,
है ना। मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ, फर्स्ट टाइम हिंदी बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में ही पढ़े हैं तो इंग्लिश का हैबिट है, कोशिश करती हूँ कि हिंदी वर्ड बोलूँ। आप लोग, कई लोग मैसेज करते हैं कि हिंदी में थोड़ा समझाइए, पर हिंदी मेरे लिए बहुत ज़्यादा नया है और इतना समय नहीं है अभी मेरे पास कि आपके लिए पढ़ के मैं पढ़ाऊँ, फिर भी कोशिश कर रही हूँ मैं, ठीक है। सपोज ये ए, बी और सी, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस का थ्योरम था, हम लोग क्लास 9 से लेके 10th 11th 12th पढ़े हैं। ये इसका हाइट है सपोज बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। सपोज ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है, या इसको हम ऊंचा दिख रहा है तो 4 कर देते हैं, ठीक है, 4 मीटर है, इसका वैल्यू डालो, 4 स्क्वायर हो गया प्लस ये हो गया 3 स्क्वायर, ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, ठीक है। तो 25 बी सी का स्क्वायर का वैल्यू है, बी सी का वैल्यू क्या होगा 25 का स्क्वायर रूट डेट इज 5, तो ये वाला वैल्यू क्या आएगा 5। इस फॉर्मूला से निकालते हैं। तो ये जो मेथड है फॉर्मूला से निकालने वाला, ये कौन सा वाला है, ज्योमेट्रिकल मेथड है, ठीक है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, ठीक है, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, साइन कॉस थीटा उस पे बेस्ड है, तो वो होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब हमको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम देखने हैं, हमको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम देखने हैं, क्या क्या है। पहला ज्योमेट्री का देख लेते हैं, ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल्स पे जो बेस्ड है, क्वेश्चन यही आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ हाइट बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल, ठीक है, इनमें से कौन सा मशीन या इंस्ट्रूमेंट हाइट मेजरमेंट के लिए यूज होता है जो कि ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो सबसे पहला है आपका क्रिश्चियन हिप्सोमीटर, क्रिश्चियन हिप्सोमीटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिश्चियन हिप्सोमीटर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ज्योमेट्रिकल, ट्रिग्नोमेट्रिकल या दोनों पे, या नॉन इंस्ट्रूमेंटल। तो ये इंस्ट्रूमेंटल है और किस में है, तो ज्योमेट्रिकल में बेस्ड है। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है आपका, आपको सिर्फ नाम याद रखना है, क्रिश्चियन हिप्सोमीटर। सॉरी देन सेकेंड है स्मिथिस, स्मिथिस हिप्सोमीटर, ये भी किस पे बेस्ड है, तो ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका थर्ड इम्प्रोवाइज्ड कैलिपर्स, इम्प्रोवाइज्ड कैलिपर्स। देखो कैलिपर्स नाम आ गया इसका मतलब ये नहीं कि ये डायमीटर मेजर करेगा, ये डायमीटर मेजर नहीं करेगा, ये क्या मेजर करेगा, हाइट मेजर करेगा, वो भी किस बेस्ड पे, तो ज्योमेट्रिकल बेस्ड पे। तो आपको सिर्फ इसमें आपका फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है, ग्रेजुएशन लेवल पे पूछेगा। तो ये सब जो है इसके फॉर्मूलाज वगैरह हम मास्टर्स में पढ़ते हैं, पीएचडी में पढ़ते हैं, आपको पीएचडी नहीं करना है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल्स के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, पहला इंस्ट्रूमेंट है क्रिश्चियन हिप्सोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, बहुतों बार पूछा गया है, क्या, क्रिश्चियन हिप्सोमीटर। दूसरा है स्मिथिस हिप्सोमीटर और तीसरा है इम्प्रोवाइज्ड कैलिपर्स। ये किस पे बेस्ड है, तो ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। यही क्वेश्चन बनता है आईसीआर नेट का, ठीक है, मेंसुरेशन से ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल,
ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, प्रिंसिपल्स पे बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला एवनीस लेवल, एवनीस लेवल सबसे पहला है आपका एवनीस लेवल। देन सेकंड है ब्रांडिस हिप्सोमीटर। देखो उसमें क्या था, हिप्सोमीटर था, पर कौन सा था? क्रिश्चियन हिप्सोमीटर था। क्या था? और स्मिथिस हिप्सोमीटर था। लेकिन इसमें कौन सा है? ब्रांडिस, मतलब जो हमारे जो फादर ऑफ फॉरेस्ट्री है सर डास्टिस ब्रांडिस, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए उसका नाम दिया है ब्रांडिस हिप्सोमीटर। ये किस पे बेस्ड है? तो ट्रिग्नोमेट्री। स्मिथिस और साथ में था क्रिश्चियन, ये दोनों किस में था? तो ट्रिग्नोमेट्री में। कंफ्यूजन यही होता है, ठीक है? तो याद रखना ब्रांडिस किस पे बेस्ड है? ट्रिग्नोमेट्री में। टीबी की बीमारी होती है, टीबी याद रखना, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। देन इसके अलावा हागा अल्टीमीटर, हागा अल्टीमीटर ये भी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है हाइट मेजरमेंट के लिए। कब? कौन सी प्रिंसिपल पे बेस्ड? तो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल पे बेस्ड, ठीक है। देन फोर्थ रेलेस्कोप, रेलेस्कोप, ठीक है। क्या होता है, क्यों होता है, वो आप अभी मत जानिए, बस नाम याद रखिए। रेलेस्कोप भी उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो हाइट मेजरमेंट में यूज होता है और किस पे बेस्ड है? तो ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। देन लास्ट है आपका टोपोग्राफिकल एवनीस लेवल, ठीक है। एक तरीके का ये भी एवनीस लेवल ही है, लेकिन थोड़ा मॉडिफाइड, ठीक है। रेडमी नोट 8, रेडमी नोट, ऐसे नया नया फोन आ रहा है, वीवो का नया नया फोन आ रहा है थोड़ा सा मॉडिफाइड होके, वैसे एवनीस लेवल का ही थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है क्या? टोपोग्राफिकल एवनीस लेवल, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स है आपके हाइट मेजरमेंट के, ठीक है, हाइट मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स है। कौन कौन से? एवनीस लेवल, ठीक है, ब्रांडिस हिप्सोमीटर, एवनीस लेवल, ब्रांडिस हिप्सोमीटर, देन हागा अल्टीमीटर, रेलेस्कोप एंड टोपोग्राफिकल एवनीस लेवल। ये किस पे बेस्ड थे? आपके ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री की, ठीक है। और ज्योमेट्री पे बेस्ड कौन कौन से थे? तो 3 थे। कौन कौन से थे? एक था क्रिश्चियन हिप्सोमीटर, एक था स्मिथिस हिप्सोमीटर और तीसरा था इम्प्रोवाइज्ड कैलिपर्स, ठीक है। इससे क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर हाइट और डायमीटर से क्वेश्चन पूछ रहा है तो डायमीटर में बताइए आपको कि वुडन स्केल कहाँ यूज होता है, कैलिपर्स कहाँ यूज होता है और साथ में टेप कहाँ कहाँ यूज होता है, मैं आपको बताई। वैसे ही हाइट के लिए ये है 3 मेथड से। पहला है ऑक्यूलर, दूसरा है आपका नॉन इंस्ट्रूमेंटल और तीसरा है आपका इंस्ट्रूमेंटल। ऑक्यूलर में अंदाजन कर रहे हैं, उसके लिए अनुभव की ज़रूरत है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता है हमको। लेकिन इंस्ट्रूमेंटल और नॉन इंस्ट्रूमेंटल से आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलता है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू मिलता है, ठीक है। नॉन इंस्ट्रूमेंटल में क्या क्या मेथड था आपका? शैडो मेथड था, शैडो मेथड परछाई से निकालते हैं, और दूसरा था आपका सिंगल पोल मेथड, दूसरा था आपका सिंगल पोल मेथड। ये दोनों किस पे बेस्ड थे? तो ट्राइंगल पे बेस्ड थे। किस पे बेस्ड थे? ट्राइंगल्स पे बेस्ड थे, ठीक है। देन इंस्ट्रूमेंट मेथड में 2 प्रिंसिपल्स, ज्योमेट्री का और ट्रिग्नोमेट्री का। ज्योमेट्री पे 3 इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से? पहला है आपका क्रिश्चियन हिप्सोमीटर, सेकेंड है आपका स्मिथिस हिप्सोमीटर और थर्ड है आपका इम्प्रोवाइज्ड कैलिपर्स, ठीक है। फिर ट्रिग्नोमेट्री में 5 कौन कौन से? पहला तो आपका आ गया एवनीस लेवल, ब्रांडिस हिप्सोमीटर, एवनीस लेवल, ब्रांडिस हिप्सोमीटर, हागा अल्टीमीटर, रेलेस्कोप एंड 5th टोपोग्राफिकल एवनीस लेवल। अभी और ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, लेकिन उसको नहीं पढ़ना है क्योंकि वो हमारे बुक्स में मेंशन अभी तक नहीं किया गया है। वो जहाँ रिसर्च होता है वहाँ पर यूज़ किया जाता है, उसको बुक्स में अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया है, तो उसको आप मत देखिए, ठीक है। ये हो गया आपका हाइट मेजरमेंट, डायमीटर हो गया, हाइट हो गया।
अब हमको निकालना है क्या, वॉल्यूम। क्या निकालना है हमको, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब होता है उसका पूरा वजन और वजन के साथ में उसका लेंथ का जो भी आयतन या आयात ऐसी कुछ कहते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम किसका निकालना है, लॉग का या ट्री का, ठीक है। तो लॉग का या ट्री का वॉल्यूम निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का नाम है, इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला का नाम ही पूछा जाता है, वो है क्वार्टर गर्थ फॉर्मूला, ठीक है। अगर हमको किसी भी ट्री का या लॉग का वैल्यू निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है, हाँ आयतन वर्ड सही है, ठीक है, आयतन निकालना है, ठीक है। तो आयतन निकालने के लिए जिस फॉर्मूला का यूज होता है, जिस स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज होता है, उस स्टैंडर्ड फॉर्मूला का नाम क्या है, क्वार्टर गर्थ फॉर्मूला। क्या है, क्वार्टर गर्थ फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला का एक्चुअली में फॉर्मूला है क्या, इसको देखते हैं। ये फॉर्मूला है आपका वॉल्यूम ऑफ लॉग इक्वल टू जी का स्क्वायर, g/4 का स्क्वायर इंटू एल। ये एल क्या है यहाँ पे, तो एल क्या है, हाइट है, एल क्या है, हाइट, और जी क्या है, उसका गर्थ, ठीक है। मतलब 2πr या इसी को ही 2d भी बोल सकते हैं, सॉरी πd कह सकते हैं, ठीक है। शुरू में ही बताई थी मैं आपको, से पिछले वाले वीडियो में, ठीक है, लास्ट लेक्चर से बताई हूँ मैं आपको। तो फॉर्मूला क्या है, g/4 गर्थ का एक हिस्सा, क्वार्टर मतलब होता है, क्वार्टर मतलब 1/4, ठीक है, मतलब कि एक चौथाई को बोलते हैं क्वार्टर, ठीक है। किसका, गर्थ का क्वार्टर, गर्थ का एक चौथाई ले रहे हैं, इसलिए इसको क्वार्टर गर्थ फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसको कभी कभी ऐसा दे देता है फॉर्मूला में, क्या देगा, डायरेक्ट यही दे देगा g/4 इंटू इसका स्क्वायर इंटू एल। कभी कभी घुमाने के लिए क्या देगा, g²/16, देखो ब्रैकेट को ओपन कर दिए तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एल। तो ये फॉर्मूला भी सही है और ये फॉर्मूला भी सही है, कंफ्यूज नहीं होना। जो स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, स्क्वायर का जो सिंबल लगा हुआ है वो ब्रैकेट में है, g/4 ब्रैकेट में स्क्वायर इंटू एल। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये इस पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा, g²/16, 4 का स्क्वायर 16 इंटू एल। दोनों ही फॉर्मूला सही है, दोनों ही फॉर्मूला सही है। आपको किसी भी, देखो न्यूमेरिकल देने का वैसे इरादा तो नहीं होना चाहिए उनका, लेकिन अगर न्यूमेरिकल देने का उनका इच्छा हो भी गया तो एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं, सिंपल सा, ठीक है। दिया हुआ है कि किसी कास्ट का गर्थ जो है, किसी कास्ट का डायमीटर दिया हुआ है, सपोज 20 मीटर, ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है, उसका हाइट दिया हुआ है 22 मीटर, ठीक है, 22 मीटर। हमको निकालना है वॉल्यूम, हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो हमको डायरेक्ट इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमको फॉर्मूला में क्या पुट करना है, गर्थ। तो इसको हमको गर्थ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो गर्थ में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला था, गर्थ इक्वल टू होता है पाई इंटू डी, ये था, ठीक है। तो पाई क्या होता है, 22/7 इंटू 20, ये हो गया। इसको ऐसे ही रखते हैं, अभी ऐसे ही रखते हैं। फॉर्मूला में डालो, क्या था फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, g/4
स्क्वायर इंटू एल, ये था। डालो वैल्यू, क्या आएगा 22/7 इंटू 20 का स्क्वायर बाई 4 इंटू 22। ब्रैकेट ओपन करो, क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 इंटू 22/7 इंटू 20 इंटू 20, ये होगा। देन इसके नीचे कुछ नहीं है, इन दोनों मल्टीप्लाई होंगे अपॉन 4, ये हो गया। देन इसको इंटू करो, इंटू 22, इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, कायदे से न्यूमेरिकल नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर दे दिया तो एक जनरल में आपको बता दी कि इस तरीके से सॉल्व करना। आपको देखना है पहले कि डायमीटर दिया है कि गर्थ। डायरेक्ट डायमीटर से अगर आंसर निकालोगे और जो आंसर आ रहा है वो आपके फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन में होगा। ठीक है, डायरेक्ट अगर डायमीटर से निकाल रहे हो और वो गलत होगा, क्योंकि हमको क्या निकालना है पहले गर्थ, पहले हमको क्या निकालना है गर्थ। गर्थ मतलब उसका सरकमफरेंस। जब तक कि हम सरकमफरेंस नहीं निकालेंगे तब तक के क्वार्टर गर्थ फॉर्मूला से जो भी वैल्यू आ रहा है वो सही नहीं होगा, और जो भी आंसर आने वाला है इसका जो एक्चुअल सही आंसर है वो आपको सबसे लास्ट में ही मिलता है। कभी कभी फर्स्ट में भी दे देता है, ज़रूरी नहीं कि लास्ट में दें, तो सभी लास्ट में लगाएंगे न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्वार्टर गर्थ फॉर्मूला किसके लिए यूज होता है, गर्थ निकालने के लिए नहीं। क्वार्टर गर्थ फॉर्मूला इज यूज टू डिटरमाइन या मेजर गर्थ ऑफ द ट्री, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा हाइट ऑफ द ट्री, तीसरा लेंथ ऑफ द ट्री, चौथा वॉल्यूम ऑफ द ट्री। तो क्वार्टर गर्थ फॉर्मूला किसके लिए यूज होता है, वॉल्यूम निकालने के लिए, किसी भी वृक्ष का या लॉग के आयतन को निकालने के लिए क्वार्टर गर्थ फॉर्मूला का यूज होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ तक पढ़ के रखिए, इसको यहाँ तक पढ़ के रखिए, क्योंकि फॉर्मूला वाला पोर्शन पढ़े अभी हम लोग, तो आपको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ पर आज यहाँ का क्लास को यहीं रोकते हैं। आगे आप लोग इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुएशन का थोड़ा सा ही पार्ट बचा हुआ है, वॉल्यूम टेबल पढ़ना है हमको। ठीक है, वॉल्यूम टेबल से क्वेश्चंस बहुत ही कम आने के चांस है, इसलिए क्योंकि ये एमएससी का पार्ट है, बीएससी का पार्ट नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ फॉरेस्ट मेंस्ट्रुएशन दे दिया। मेंस्ट्रुएशन के अंदर का कितना टॉपिक है वो नहीं बताया है। मेंस्ट्रुएशन का एक पूरा कंप्लीट पेपर होता है एमएससी में। ठीक है, तो कितना डिटेल में पढ़ना है वो हमको नहीं पता है, तो हम ग्रेजुएशन को बेस लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम हो रहा है वो ग्रेजुएशन बेस्ड है, वो एमएससी बेस्ड तो नहीं है, तो हम ग्रेजुएशन बेस्ड लेके चल रहे हैं। तो ग्रेजुएशन बेस्ड हिसाब से वॉल्यूम टेबल वगैरह नहीं है सिलेबस में, लेकिन अगर उनका मन किया तो ऐसा ना हो कि हमसे क्वेश्चन छूट जाए, इसलिए थोड़ा सा देख ही लेते, चलो शॉर्ट में ख़त्म कर देते हैं, आज मेंस्ट्रुएशन ख़त्म कर देते हैं। क्या अब हमको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है, तो इसमें फॉर्मूलास है, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर बताई था कि फॉर्मूलास अभी पढ़ोगे कन्फ्यूजन होगा, लेकिन पढ़ लेते हैं। चलो आप लोग ब्रेक करके पढ़ना। देखो फॉर्मूला, वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। पहला है सिलेंडर, अगर जो लकड़ी है वो सिलेंड्रिकल शेप में है तब उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, देन जब वो पैराबोलाइड शेप में है तब क्या होगा। ठीक है, जब वो कोन शेप में है और जब वो न्यूलॉइड शेप में है, चार शेप होता है। देखो सिलेंड्रिकल मतलब उसका हाइट एकदम इसका जो चौड़ाई होगा वो और इसका चौड़ाई जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, पैराबोलाइड में क्या होगा, थोड़ा सा जो होगा ये बेंट होगा,
मतलब इसका जो चौड़ाई होगा उससे साथ थोड़ा सा वेरी करेगा। कोन में क्या होगा, ये एकदम टिप वाला पोर्शन होगा, मतलब इसका एकदम ही कम और इसका बहुत ज़्यादा। और नेलॉइड में क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा। एकदम थोड़ा सा ज़्यादा, एकदम ज़्यादा नहीं हुआ है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, इस पे थोड़ा सा, मतलब स्लाइटली पॉइंट में अंतर आ रहा है, तो वो होगा नेलॉइड। अगर हमको जो लॉग मिला है, जो वृक्ष कर जो कास्ट मिला उसको नापना है, वो सिलेंड्रिकल शेप में है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा सिंपल S इंटू एल। एल क्या है, इसका हाइट, और S क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, या उसी को हम डायमीटर बोल रहे हैं। ये क्या है, डायमीटर है S। L क्या है, तो ये क्या है, हाइट, और S क्या है, तो डायमीटर। S क्या है, डायमीटर, ठीक है। देन अगर हमको पैराबोलाइड देखना है, ठीक है, पैराबोलाइड, क्योंकि इसका वैल्यू अलग है और इसका वैल्यू अलग है, तो ये हो जाएगा S1, ये हो जाएगा S2, और ये तो सेम है, ये हो जाएगा L। क्या हो जाएगा, S1 S2, और ये हाइट हो गया इसका L। तो इसमें कंडीशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 बाई 2 इंटू L। एवरेज निकाल दो, ठीक है, S1 प्लस S2 बाई 2 इंटू L, ठीक है। अब कोन, कोन कोन का होगा, कोन का होगा S1 प्लस S2 प्लस, इसका तो एकदम ही कम है ना, इसका वैल्यू तो एकदम ही कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है, तो होगा S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट इंटू L बाई 3। देखो 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। S1 प्लस S2 प्लस ये, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, कैसे, S1 प्लस S2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ S1 S2 इंटू L बाई 3, ठीक है। इसको ऐसा, इसका मतलब क्या है, किसी की भी ब्रैकेट में अगर 1/2 लिखा मतलब वो उसका स्क्वायर रूट है, ये उसका, ये भी फॉर्मूला सही है और ये भी फॉर्मूला सही है, दोनों ही फॉर्मूला सही है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, किसके लिए, कोन के लिए। और चौथा है आपका न्यूलॉइड, चौथा है आपका न्यूलॉइड, ठीक है। न्यूलॉइड में क्या होता है, डायमीटर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसमें 4 ले लेंगे, क्या क्या हो जाएगा, S1 प्लस, हम बीच का भी मेजर करेंगे, बीच का भी मेजर, ये हो गया सपोज S1, ये S2, और ये बीच में हो गया SM, ठीक है। S1 प्लस S2 प्लस 4SM, जो मिड में डायमीटर मिल रहा है, 4SM अपॉन 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल हो गए, तो 6 इंटू L। ये इसका फॉर्मूला है। क्वेश्चंस आने की संभावना एकदम कम है, क्यों कम है, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन किस्मत खराब रहा और आ गया तो किस्मत को हम बोल नहीं सकते, इसलिए इसको देख लेते हैं। सिलेंड्रिकल का क्या था, S इंटू L, सिंपल, ठीक है। पैराबोलॉइड का क्या था, तो S1 प्लस S2 बाई 2, एवरेज निकाल लिए और इंटू L कर दिए। कोन का क्या था, तो S1 प्लस S2 प्लस S1 प्लस S2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट इंटू L बाई 3, ठीक है। 3 वेरिएबल हो गए, 1 2 एंड 3, जितने वेरिएबल्स होंगे उससे डिवाइड, इसमें देखो एक ही वेरिएबल था डायमीटर के लिए, तो हमने उसको डिवाइड बाई 1 किया, लिखो या ना लिखो की मतलब है 1। इसमें 2 थे तो 2 हो गए, इसमें 3 है, 1 2 एंड ये पूरा होल एक तीसरा, तो 3 से, इस पे 4 है, देखो 1
2 और ये 4 SM है, मतलब 4 बार हम मिडिल वाला को ले रहे हैं। मिडिल में सपोज जितना वैल्यू आ रहा है, सपोज 10 आ रहा है, इसका 5 है, इसका 20 है और इसका मान लो 10 आ रहा है, ठीक है। तो 10 को हम कितने बार लिए, 4 बार लिए, तो 4 इंटू 10 इक्वल टू 40 हो गया। फिर 4 वेरिएबल हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइड बाय हम 6 करेंगे और इंटू L करेंगे, तो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। एक और चीज इससे क्वेश्चन आता है कि इस फॉर्मूला को किसने दिया, किसने दिया, तो सिलेंड्रिकल का नहीं पूछा जाता, क्योंकि सिलेंड्रिकल तो कॉमन ही चल रहा है, सिलेंड्रिकल जो हम शुरू से पढ़ते हैं वही है, ठीक है। पैराबोलॉइड को दिया था स्मेलियन ने, इसी को हम स्मेलियन SMALIAN फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। पैराबोलॉइड को क्या कहते हैं, स्मेलियन फॉर्मूला। देन जो कोन है उसको कहते हैं हुबर्स फॉर्मूला, कोन के फॉर्मूला को कहते हैं हुबर्स फॉर्मूला, हुबर्स फॉर्मूला, ठीक है। और जो आपका नेलॉइड वाला है उसको कहते हैं न्यूटन फॉर्मूला, या इसी को ही प्रिस्मोइडल फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। प्रिस्मोइडल फॉर्मूला भी कहते हैं, क्लियर। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये बहुत डिटेल में पढ़ लिए, हमको बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ने से हमारे ही सिर दर्द होगा, पता चला बहुत पढ़ लिया, क्वेश्चन नहीं फंसा, क्वेश्चन सरफेस का आया है, ठीक है। इतना ही देखिए, सिलेंड्रिकल, पैराबोलॉइड, कोन और न्यूलॉइड। पैराबोलॉइड का फॉर्मूला ये किसने दिया था, तो स्मेलियन ने दिया था। देन कोन का किसने दिया था, ह्यूबर ने दिया था। एंड न्यूलॉइड का किसने दिया था, न्यूटन्स, या उसी को ही प्रिस्मोइडल फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम को अगर हम टेबल में ले रहे हैं, टेबल फॉर्म में ले रहे हैं, वॉल्यूम को अगर हम टेबल में मेंशन कर रहे हैं, वॉल्यूम टेबल बोलते हैं उसको, ठीक है। वॉल्यूम टेबल, अब वॉल्यूम टेबल अगर एक ही वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, मतलब सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे, तो वॉल्यूम टेबल ऑफ 1 वेरिएबल। दो वेरिएबल पर डिपेंड है, जैसे कि वॉल्यूम और लेंथ और डायमीटर, तो वॉल्यूम टेबल ऑन 2 वेरिएबल्स। 3 में है तो 3 वेरिएबल्स, 4 में है तो 4 वेरिएबल्स। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं मेंस्ट्रुएशन से, उसको मैं यहाँ क्लियर कर दी हूँ। जब मैं आपको इसके बाद 1 या 2 और क्वेश्चन सेशंस कराऊंगी, उसमें आपका एग्रोफॉरेस्ट्री का कुछ हिस्सा जो नहीं हुआ था क्वेश्चन सेशंस में इंक्लूड हुआ था। देन कुछ मैनेजमेंट के हिस्से, ठीक है, मैनेजमेंट के क्वेश्चंस होंगे। कुछ मेंस्ट्रुएशंस के क्वेश्चंस भी उसमें मैं इंक्लूड करूँगी। तो वो क्वेश्चंस जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये आंसर है, ये आंसर है और ये इसका आंसर होना चाहिए और वही आंसर आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर करके रख लिए। जो नॉन साइंस वाले हैं, मतलब जो मैथ्स नहीं पढ़े हैं ज़्यादा, उनको लग रहा होगा कि फॉरेस्ट्री क्या फॉर्मूला आ गया इसमें, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। हमको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन हमारे लिए स्कोर है, हमको स्कोर अपना कम नहीं करना है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके देन, थैंक यू।